प्रोग्राम बदे मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे बहुत अहम टॉपिक्स हैं। सबसे पहले महंगाई की सताई, अवाम घबरा गई, इमरान खान को बड़ा झटका। पीटीआई का गढ़ खैबर पख्तूनख्वा भी इमरान खान के हाथ से निकल गया। बल्दियाती इलेक्शन में बड़ा अपसेट, अहम हल्के तहरीके इंसाफ हार गई। सूबाई दारुल खिलाफा पेशावर का बल्दियाती इक्तदार फजलुर रहमान ने छीन लिया। 5 बड़े शहरों के 4 मेयर ऑपोजिशन के बन गए। क्या कमजोर वजीर आला की पॉलिसी इमरान खान हुकूमत को डुबो गई? केपी के नताइज के बाद क्या इमरान खान अब पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने की हिम्मत करेंगे? इस अहम मौजू पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुख्तदर हल्कों का नाम लिए बगैर राब्ते करने का बड़ा इंकशाफ, पीपल्स पार्टी को मदद के लिए पुकारने का दावा, तुम उसकी छुट्टी कराओ। फिर बात करेंगे आसिफ जरदारी का जवाब, जरदारी के बयान में कितनी सदाकत है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, जो सिचुएशन बनी है बल्दियाती इंतखाबात की, वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर अपनी तहसील हार गए। वजीर मुमलिकत की बात करें अली मोहम्मद खान, वो अपनी तहसील हार गए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर अपनी तहसीलें लाहौर, टोपी और जरड़ हार गए। इसके अलावा सूबाई वजीर तालीम शहराम तरकई अपनी तहसील हार गए। वफाकी वजीर दिफा परवेज खटक अपनी तहसील हार रहे हैं। इसके अलावा वफाकी वजीर पानी बिजली उमर अयूब अपनी तहसील के साथ हरीपुर की बकिया 2 तहसीलें भी हार गए। वजीर मुमलिकत ने दाखिला शहरियार अफरीदी की अगर बात करें तो अपनी यूसी तक हार गए हैं। और वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज को कोहाट में शिकस्त हुई है। अब ये पिक्चर बनी है और आज बड़ी शिद्दत से वो इमरान खान साहब की एक बात याद आ रही थी, जो 2 बातें बल्कि, एक वो ये कहते होते थे कि जो खैबर पख्तूनख्वा का वोट है वो बड़ा वाइज वोट है, वो परफॉर्मेंस के अलावा वोट नहीं देते। और दूसरी चीज़ उनकी बहुत इंपॉर्टेंट, वो कहते होते थे कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं, बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, ये तो सिटिंग गवर्नमेंट ही जीतती है। तो ये क्या पिक्चर है जी? ये इमरान खान साहब की इस तरह की और भी बेताशा बातें हैं जो कि याद आती हैं, और वो सारी की सारी जो है ना गलत साबित हुई हैं और उल्टी साबित हुई हैं। ये सारी जो लिस्ट पढ़ी है आपने, ये इनके वज़रा की, फेडरल और इतने इतने बड़े बड़े स्पीकर, ये टीवी पे संभाले नहीं जाते। बातें इनसे जितनी मर्जी करा लें, मगर ये इन सारों की अपनी अपनी की, कोई तहसील में आ रहा है, कोई अपने शहर में आ रहा है, कोई अपनी यूसी में गाँव में अपने हार गया है। और बहाने वजूहत जो आ रही हैं वो कि जी किसी जगह पे मामे चाचे रिश्तेदार करवाए हुए हैं, कि जी किसी जगह कैंडिडेट ठीक नहीं हुआ, कोई कह रहा है जी वो महंगाई की वजह हुई है, कोई कहता है कि जनाब गवर्नर से लोग तंग हैं, बला 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 बला। अब ये बहस अलग है, मगर इसकी जो हारने की, जो पीटीआई की जो हार हुई है, इसकी तफसीलात में असल जान है। कुछ तफसील बड़ी ही अहम है। वो तफसील अहम ये है कि ये ज़ाहिर 17 अजला का भी हुआ है और जनवरी में जो है बाकी 18 अजला का होगा। तो इसके अंदर जो है ओवरऑल जो है जेयूआई ने अपनी तहसील चेयरमैन हैं, जो कि अब तक के जो नतजाइज जाए हैं उसमें से 16-17 जीती हैं, और पीटीआई ने वैसे तो 14-15 जीती हैं, मगर शायद जो 7 आज़ाद हैं वो भी अक्सर रूलिंग पार्टी के साथ मिल जाते हैं। तो इस तरह का फ़र्क आ रहा है। एएनपी जो कि पिछली उसमें आप देखें टोटल 1 सीट मर्दान से एमएनए की अली हैदर साहब होती साहब ने जीती थी, और उसके बाद फिर पेशावर की जो इमरान खान ने छोड़ी थी बाई इलेक्शन, तो गुलाम अहमद बलोर साहब वो जीते थे। तो एएनपी वाइप आउट हो गई थी, मगर उन्होंने अभी जो है ना सिर्फ के 3 जो है चेयरमैनों, अब तक 8 सीटें चेयरमैन की जीत चुके हुए हैं, और 7 चेयरमैन और 1 जो मर्दान का मेयर है, जहाँ से कि टोटल 1 इनकी एमएनए की सीट थी होती साहब की, वो मर्दान से भी कम बैक उनका भी हुआ है। और मुस्लिम लीग वही अपनी हज़ारा में मोरलेस 3 चेयरमैन है। जमात इस्लामी भी बिल्कुल वाइप आउट हो गई थी, इन्होंने 2, पीपल्स पार्टी भी वही कोई ना होने के बराबर 1, और एक नई पार्टी तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान जीती है। अब इसके अंदर जो असल बात है वो है मेयर जो सिटी मेयर्स हैं, क्योंकि शहर मैटर करते हैं ज़्यादा और शहरों में सीटें भी ज़्यादा हैं। तो 5 मेयर, सिटी काउंसिल्स के 5 मेयर होने थे, जिसमें से पीटीआई एक भी नहीं जीती है। 3 जो है जेयूआई जीती है, 1 एएनपी जीती है, और 5वां जो डेरा इस्माइल खान का है उसका बाई इलेक्शन जो है वो होगा, वो अभी इलेक्शन नहीं हो सके। तो उसमें भी अहम है सबसे पहले पेशावर में देखें, ये सिटी काउंसिल में 2 एमएनए आते हैं, कोई 4 एमपी हैं, जो कि एक बाई इलेक्शन में ज़रूर गुलाम अहमद बलोर साहब जीत गए थे,
मगर इतनी मेजॉरिटी होने में ना सिर्फ के हारे हैं, 12,000 के फ़र्क से हारे हैं। JUI जो है ट्रेडिशनली वो जनूबी अजला में जीती थी, डेरा इस्माइल खान में और बनू में। अब उन्होंने जो है एक कोहाड़ में भी जीते हैं और पेशावर में जीते हैं और 12,000 के मार्जिन से जीते हैं। और PTA की हालत इतनी बुरी है कि इनके जो मुखालफीन हैं इनको तकरीबन 50,000 के करीब वोट मिला है और ये दूसरे नंबर पे आए हैं PTI वाले, मगर इनके मुकाबले पे कोई 1.5 लाख दूसरी पार्टियां इनके अगेंस्ट वोट पड़ा है। 1.5 लाख से भी ज़्यादा जो है 12,000 के मार्जिन से तो JUI से आ रहे हैं। क्वार्ट में आप कह सकते हैं कि इनकी थोड़ी सी अपनी कैंडिडेट्स की गलती है कि जो कैंडिडेट था जिसको देना था उसको नहीं दिया, वो ज़्यादा नंबर 2 पे आ गया। बहरहाल शहरों में इनको मार पिटी है। अब इसमें से 2-3 चीज़ें हैं। एक ये कि एक तो PTI का हारना और उसकी वजूहत, क्लास साहब उस पर ज़्यादा तफसीलात उस पर बात करेंगे, मगर उससे ज़्यादा इनके हारने से ज़्यादा ये JUI का जीतना है कि JUI का ख़ास तौर पे पेशावर और कोहाड़ के ज़िला में जीतना और ओवरऑल भी सबसे ज़्यादा चेयरमैनों की सीटें जीतना जो है तकरीबन 16-17 के करीब जो है, ये उनकी बहुत बड़ी रिसर्जेंस है कि MMA के मतलब 2002 के जो इलेक्शन जो जीते थे वो सारी पार्टियों का इत्तेहाद था और उसके मतलब कहते थे वो बड़ा डूबियस है। तो ये बहुत बड़ी है कि JUI जीती है, इस पे ज़्यादा चेमगोई हो रही है। एक कुछ का ख्याल है कि शायद ये जो अफ़गानिस्तान में है, जिसका क्लास साहब भी इशारा करते रहे हैं कि जब ये तालिबान आएंगे तो उसके असरात यहाँ के हमारे जो मजहबी धड़े हैं उनको तक़वियत पहुँचेगी। दूसरी इसकी एक वजह ये हो सकती है कि जो अपोजिशन के अंदर सबसे जो दलेर तरीके से जो फोर फ्रंट पे है मौलाना फजल रहमान ही थे PDM के अंदर, वरना पीपल्स पार्टी भी निकल गई और नून लीग भी कभी मफामत और कभी मज़ामत कन्फ्यूजन वाला उनका शिकार था। तो उन्होंने जो बहुत हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का उनको एक धड़ा समझे जाते थे और इतने दलेराना से तरीके से जो सियासत पिछले चंद सालों में की है तो उससे उनकी रिसर्जेंस हुई है। सो वो भी किया जा सकता है। तीसरा ऑफ कोर्स ये KP का ये एक हमेशा से तारीख रही हुई है कि ये हर दफ़ा इलेक्शन जो है ना बदलते हैं और इस दफ़ा मगर ये दूसरी दफ़ा भी PTI सूबे के अंदर जीती थी और ये 6 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। और एक जो बहुत बड़ी मेयर्स की सिटी की जो मार पिटी है इनको, वो उसकी एक वजह ये भी है, इसको अब ये समझ लें इनकी डायरेक्ट इलेक्शंस की वजह से। डायरेक्ट इलेक्शंस ना अगर हों तो आप जो आज़ाद लोगों को, छोटी पार्टियों को मिला के जो इनडायरेक्ट तरीके से काउंसिलर्स को इकट्ठा करके अक्सर मेयर या चेयरमैन रूलिंग पार्टीज़ कर लेती हैं। तो इन्होंने ये दलेराना फैसला तो बहुत था और वैसे भी मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ होती है डायरेक्ट इलेक्शन मुल्क के लिए, सियासत के लिए, कि पता चल जाता है कौन कितने पादमी में, लोगों का चेहरा भी होता है और कई दफ़ा सिर्फ पार्टी पे नहीं कैंडिडेट के ऊपर भी लोग वोट दे जाते हैं वो देख के, और कैंडिडेट पे भी प्रेशर होता है कि मैंने डायरेक्टली इलेक्ट होना है, मैं किसी पार्टी की वजह से या वो नहीं जीता हूँ। और नई लीडरशिप नीचे से उठ के ग्रास रूट से ऊपर आती है मगर रूलिंग पार्टी को सूट नहीं करता और ये इन्होंने बड़ा दलेराना काम किया। या अब कुछ पार्टी के अंदर लोग कह रहे हैं और कहेंगे कि ये बेवकूफ़ाना काम किया कि जब आपको पता था कि आपकी महंगाई से लोग तंग है, आपके गवर्नेंस से लोग तंग हैं। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये कोई मेरा ख्याल है कोई भी कम ही लोग थे जो ये कह रहे थे कि जनाब PTI के हालात बुरे नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि PTI के अंदर इमरान खान शायद ये मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं थे। और अभी मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब को सुन रहा था काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, उन्होंने काशिफ ने उनको छेड़ा और उन्होंने उसकी इस बात कर में उन्होंने सारा ला दिया कि ऐसा ही है, क्योंकि इमरान खान अभी भी कह रहे होंगे कि ये आपने जो हारे हैं ना, आपने कैंपेन ठीक नहीं की और आपने जो महंगाई वाला फैक्टर जो आप कह रहे हैं ये आप लोगों को समझा नहीं सके। तो वो हंस के उन्होंने कहा जी ऐसा ही हुआ है। तो एक ये जो है ना जो आप पूछना चाह रही थे भी कि जी इसके सबक क्या सीखने हैं या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो सबक अगर चाहें गो कि अब बड़े मुश्किल हो गया है कि टाइम शायद गुजर गया है, मगर ये नज़र आ रहा है, इट्स रिटन ऑन द वॉल कि बिल्कुल कि इनके हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं।
और आगे 2-3 सवाल इसके जो आ जाते हैं लास्टली, वो एक सवाल तो ये है कि क्या इनके पास जो सॉलिड रह गया उसमें ये इतनी जो मार पिट गई है उसका उजाला कर लेंगे, क्योंकि महंगाई इनसे कंट्रोल इसलिए नहीं हो पाएगी कि अभी भी 25 से 30 अरब रुपया तो इन्होंने अपने जो कर्ज़ों की किस्त देनी है इस साल, और करंट अकाउंट डेफिसिट कवर करना है 25 से 30 अरब डॉलर है, ये हफीज़ पासिर साहब का फिगर है। तो वो इतने जब पैसे आपको चाहिए होते तो आपके पास गुंजाइश ही नहीं है कि आप महंगाई दूर कर सकें, आपको और कर्जे लेने पड़ेंगे और IMF के चक्कर में आते हैं। एक दूसरा 1.5 साल में अब क्या गवर्नेंस करनी है, और ख़ास तौर पे ये जो मेयर्स बन गए हैं इसका अगले इलेक्शन पे भी असरात होंगे। ज़ाहिर जब जहाँ का मेयर होता है तो ये देखना होगा कि आया इन मेयर को जो कानून बनाया गया है कि वो पैसे या वो वाली इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो पुरानी रविश चलेगी कि जब मुखालिफ मेयर आ जाता है या मुखालिफ चेयरमैन आता है उसको ना दिए जाएं और अपने MP MNAs के ज़रिए काम है। एक तो ये टेस्ट है। बिल्कुल लास्टली कि अब ये देखना है कि अगले ज़िला में जो बाकी 18 में होना है वहाँ क्या तब्दीली हिकमत अमली बदलते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि पंजाब के जो होने जा रहे हैं कि ये नज़र आ रहा है कि ये इसका काफ़ी इम्कान है कि ये वहाँ पे रिपीट होगा पंजाब में भी, अगर ये ट्रेंड है। और आगे हम कल परसों बात कर रहे थे कि जो खानेवाल का बाई इलेक्शन के अंदर PTI अपनी सीट हार गई है, तो ये हालात इनके वहाँ ठीक नहीं लगते। तो क्या ये कानून तब्दील करेंगे वहाँ पे कि डायरेक्ट इलेक्शन से भाग जाएं, और उसको कितना डिले करते हैं? ये क्लास साहब का जो कहना है कि वहाँ ये पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे ही नहीं, ये डिलेइंग टैक्टिक्स करते रहेंगे। सो ये एक बड़े सवालात हैं। क्लास साहब से ओपिनियन ले ले, फिर इसको मजीद बात करते हैं। क्लास साहब, जो आमिर साहब ने सवाल आपकी तरफ टॉस किए हैं वो तो बिल्कुल आप बताइए, लेकिन इसके अलावा ये इसके ऊपर बात होनी बड़ी ज़रूरी है कि JUIF वो किस तरह से लीड ले गई। आई मीन ANP ने या कोई और पार्टी ने JUIF का लीड लेना ये लगता था कि नॉर्मल है, प्रिडिक्टेड था। दूसरा, जिस तरह से मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये साबित हो गया कि पिछले इलेक्शन में धांधली हुई थी, तो अभी भी तो PTI अगर धांधली करना चाहती तो कर सकती थी, क्योंकि एक ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस हार के बाद जो PTI मिनिस्टर्स का नजर है वो यही है कि जी हमने धांधली नहीं करवाई, और खुद उनकी तरफ से ये कन्फेशन आ रहा है कि जी बिल्कुल महंगाई की वजह से अवाम परेशान थे। सो इट सीम्स टू बी अ नेचुरल एटमॉस्फेयर। 2-4 चीज़ें हैं कि इमरान खान साहब ने जो पिछले इलेक्शन वो जीते थे वो नारे देख लें उस दौर के और अब के देख लें, इसमें बड़ा इंतसी चेंज है ये इनमें। अब की दफ़ा इमरान खान साहब इस मुल्क में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो मज़हब की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। उनके 70-80% जो स्ट्रेटजी है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड नहीं है, वो लोगों को आगे लेकर जाने वाली नहीं है, वो लोगों के मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनके लिए नहीं है। तकरीरी मुकाबला चल रहा है, मतलब है कि आप उनको देख, माशाल्लाह ही इज़ द बेस्ट, इससे बेहतर तकरीर तो उनसे कर नहीं हो सकता। मैं पहले भी कहता रहा कि मजहबी बुनियादों पर अगर आपने सियासत करनी है तो फिर TLP से, फिर मौलाना फजल रहमान से, इनसे बेहतर नहीं कर सकते, और इसका नतीजा ये निकला है। और अफसोस इस चीज़ का है, जो मेरा ख्याल होना चाहिए कि पेशावर के और ज़रा थोड़ा सा मैं बाज़ में ना काबुल के ज़रा शहरियों का मैं वो करना चाहता हूँ, तवाज़ुन करना चाहता हूँ। वैसे ज़रा आप पिछले 20 सालों में देखें कि कैसे वहाँ पे 2 शहर हैं, आलमोस्ट दोनों के पख्तून लिंक हैं, ओरिजिन इनका वही है, हमारे भाई जो हैं सारे अक्सर मतलब सेंचुरीज़ बैक वो वहीं से हैं, अभी रिश्तेदार हैं उनकी, कि काबुल के शहरी ने रजिस्ट किया है, अभी भी कर रहे हैं कि हमारे ऊपर तालिबान आए हैं, हमारे ऊपर वो फोर्सेस आई हैं जिनको वो समझते हैं कि हम यहाँ पे मॉडर्न या ज़्यादा प्रोग्रेसिव, ज़्यादा हमें थोड़ी सी एक उस मॉडरेट फोर्सेस होने चाहिए थी, जो उनका वहाँ पे अभी बयान है। उस दिन बल्कि उन्होंने वो की है, यहाँ पे उनकी प्रेस ये थी, ब्रीफिंग थी, शाहमूद कुरैशी साहब की कुछ जर्नलिस्टों को किया, मैं भी था वहाँ पे, तो उससे बड़ा वाज़ेह लग रहा था कि वहाँ का जो शहरी हैं, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, सारी ब्रीफिंग जो दी उन्होंने क्लोज डोर, बड़ा वाज़ेह लग रहा था कि वहाँ का जो वो अखवान जो है ना, वो तालिबान के मौजूदा वर्जन को, इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा जिससे मसाइल हो रहे हैं। वो लंबी कहानी है, मैं अब उसमें बात चीज़ों में नहीं जाना चाहता। अब आप देखें कि 7-8 साल PTI जो है, अगर इसको रूल करने के बाद पेशावर के शहरियों ने कहा है कि नहीं, ये मजहबी ग्रुप जो है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी समझा जाता है ना, शहर जो आपका होता है वहाँ पे एक मॉडरेट, थोड़ी सी पढ़ी लिखी, थोड़ी सी लिबरल, मॉडर्न, लिबरल, चलो मैं सेकुलर में नहीं जाता, कुछ होंगे एलिमेंट, ANP के लोग हैं, मतलब वहाँ पे खासे होंगे। आप ये तवक्को नहीं करते कि आज के दौर में आपका उसका पेशावर शहर जो है, वहाँ पे लोग जो हैं वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी को वोट दें, नोइंगली कि उनके लिंक्स तालिबान के साथ, उनकी नॉन किस्म की, उनकी स्ट्रिक्ट, उनकी मजहबी उनकी फॉलोइंग है, या उनके वहाँ पे तालिबान का जैसे हम कह रहे हैं वहाँ पे आना, इनको तो रजिस्ट करना चाहिए था कि ना, आपके नहीं, हमें जो है एक मॉडर्न एक उसमें चाहिए,
एक बेहतर एक उस पेशावर शहर के लिए चाहिए। अब तो वही होना शुरू हो जाएगा जो इन्होंने आके, आपको याद होगा 2002 और 2007 में किया था एमएमए ने, कि पोस्टर बंद कर दिए, उन्होंने होल्डिंग पे उन्होंने काले चाक मार दिए, की तस्वीरें उनकी हटा दें, फिर सिनेमा हाउसेस बंद हो गए थे और बहुत सारी उन्होंने चीज़ें की थी, सफोकेशन नहीं थी ना। उसके बाद आपको याद होगा सोसाइटी ने रिएक्ट किया वहाँ पे, उसके पख्तूनों ने या पेशावर या उन्होंने आके तमाम लोगों ने दोबारा वो एएनपी को लेकर आए कि जनाब आप ज़्यादा सेकुलर मॉडर्न वो हैं। अच्छा, उन्होंने आके करप्शन जिस तरीके की शुरू की एएनपी ने, उसमें ईजी लोड एक इनके टर्म इस्तेमाल होती थी कि पैसे कराओ, कोई दुबई में ले रहा है, कोई हिंद सिंध में ले रहा है, और अगर उसमें मोबाइल फ़ोन का कल्चर था, ईजी लोड कराओ जी, मतलब ये कि पैसे दें अपना काम, रिश्वत दें तो ईजी लोड पर पैसे आपके आ जा रहे। दुबई में मतलब आपको सेंटर बन गया था, उन्होंने करोड़ों मिलियंस कमाए, जिसका जो जी चाह। तो पख्तूनों ने फिर रिवोल्ट की, और सिर्फ पख्तून नहीं है, साहब वहाँ पे हज़ारा के भी हैं, उसमें हिंद को भी हैं, सराइकी स्पीकिंग भी हैं, और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे पोटवार से भी कुछ रीजन उनके आते हैं। सो उन लोगों ने रिएक्ट किया कि नहीं यार, ना हमें मौलवी साहबान चाहिए, वो हमने देख लिया, अकरम दुरानी साहब एंड कंपनी। उसके बाद अगर आपको याद हो सवात वाला आपका डिबेकल हुआ था, जब ये लोग उसमें NWF में थे कि इन्होंने ईज कर दे, तालिबान में और इनमें तो ज़्यादा नहीं था, ये तो अपने आप को उनका पेट्रोन इन चीफ कहते थे ये सारे जो हैं। सो उसका नतीजा ये निकला, पूरे मुल्क में मिलिटेंसी फैली। आपके सवात में आपको इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा, आपको कबायली इलाकों में करना पड़ा, मतलब हंड्रेड्स आप उसमें कह थाउजेंड्स ऑफ वो जो थे आपके पश्तून थे, दीगर लोग फैमिलीज थे, वो डिसलोकेट हुई, कितना बड़ा एक उसमें अजाब में से गुजरे, हमारी शहादतें हुई, पूरे मुल्क ने सफ़र किया, और फिर ये पूरे मुल्क में उसमें फैला। तो फिर ये एक उसमें रियलाइजेशन है कि नहीं, कुछ मॉडरेट फोर्सेज हैं वो केपी में लेकर आए, और इमरान खान साहब हमारे वन ऑफ द मॉडर्न फेसेज, ऑक्सफोर्ड से पढ़े लिखे हैं, पूरी दुनिया फिरी हुई है, बड़ा उनका डेवलपमेंट का एक उनका वो है, एक उनका विजन है। और उस विजन के साथ क्या हुआ फिर आज के इमरान खान को देखें, लगता है आप इसको पहचान सकते हैं कि दिस इज द सेम इमरान खान जो पिछले कुछ अर्सा पहले आए थे, जिन्होंने पख्तूनों को आके उन्होंने खड़ा किया था अगेंस्ट एएनपी के या मौलवी साहबान के, और मुसलसल उन्होंने उसमें कंपेन की चीज़ें की। जब आप उन्हीं के पिच पे जाके खेलेंगे, वही भुट्टो साहब वाली ट्रेजिडी का इसका हुआ है कि भुट्टो साहब ने भी मौलवी साहबान को खुश करने की कोशिश की थी। वो उस दिन हमने उनका क्लिप भी दिखाया था कि मैंने ये काम किए हैं जनाब, उसके इस्लाम के सर बुलंद, एक उसके सर बुलंदी करो। मैं उस वक्त भी कहता था 98% इस मुल्क में मुसलमान है, आपको कितना खौफ है, कितना किससे उससे चीज़ है। सो इमरान खान साहब के जो नारे थे जिस पे पख्तूनों ने या दीगर वहाँ पे कौमें जो रहती हैं उन्होंने वोट दिए, वो आपका मजहबी बुनियाद नहीं थी। ये फिर मैं कह रहा हूँ, मैं पख्तूनों से ज़्यादा मजहबी कोई नहीं है, ये हमारे यहाँ ये एस्टेब्लिश बात है कि वो ऑलरेडी हैं। आपको उन्होंने किसी और वजह से वोट डाले थे। आप जब मौलाना फजल रहमान के पीछ पर गए हैं कि मुकाबला दो मौलवियों में हो गया, एक मॉडर्न मौलवी भी हैं, आपके क्लीन शेव मौलवी हैं, एक दाढ़ी वाले मौलवी हैं, तो पख्तूनों को आपने ये ऑप्शन दिया। उन्होंने कहा भाई साहब दाढ़ी वाला ठीक है। अगर आपने भी वही खेल खेलने हैं, आपने भी वही नलायक लोग आके रखने, आपने भी खौफजदा होना है कि कोई पावरफुल वजीर आला ना बने। आतिफ खान का जैसे कहते थे, नहीं बनने दिया परवेज खटक ने। आतिफ खान का समझते थे कि यार उस लड़के ने कोई अच्छा काम किया, ज़्यादा वो है, एक्टिव है, ज़्यादा उसका काम भी था, हेल्थ सेक्टर में था, आपने नहीं होने दिया। आपको कमज़ोर आदमी चाहिए था जिसको आप यहाँ बनी गाला से बैठ कर चलाएं। अच्छा, फिर उसको नासिर खान, आप उसको लेकर आए, नासिर खान को पुलिस रिफॉर्म्स करवाई, आपने पोस्टर बॉय बनाया उसको, नासिर दुरानी सारी। उसके बाद उसी नासिर दुरानी को अगर अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, जो हशर किया आपने पंजाब में, उसके साथ आपके सामने है। आपने यहाँ पे अच्छे आपने आईजी दिए थे उसमें पिछले 5 सालों में, अगर देखें जो ही आपको लगेगा पख्तून तो हमारी जेब में है, ये किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे। फिर जिस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग आपने की है, आईजी लगाए हैं, जिस तरह की चीज़ें की हैं, आप हेल्थ सेक्टर की बात करते थे, तो इसका मतलब लोग आपसे सेटिस्फाई नहीं हुए। सो इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा बमशेल ये है, मेरा ख्याल है कि पेशावर सिटी जो एक थोड़ा मॉडरेट सिटी समझे, कोई सिटी होगा मॉडरेट होगा, उस पर उन लोगों ने प्रेफर किया है कि नहीं, हमें तालिबान जैसा जो स्टाइल है उसी तरह का सोच रखने वाले लोग जो हैं वो बेहतर हैं। इमरान खान साहब के कैंडिडेट जो हमें वहाँ पे बेहतर नहीं है। ये बहुत बड़ी मेरा ख्याल लम्हा फ़िक्र है, पूरे मुल्क के लिए लम्हा फ़िक्र है कि यू आर बैक टू स्क्वायर वन। 2002 से जहाँ से अकरम दुरानी एंड कंपनी सब शुरू हुए थे, 2021 में आप वहीं पर जाके खड़े हुए हैं कि आपके पास चॉइस नहीं, उन्होंने आपने छोड़ा। सो इमरान खान साहब की सबसे बड़ी बिग नाकामी ये है। और लास्टली आपने जब यहाँ पे वो दशनाम दराजी टेलीविजन चैनल दिन रात, जैसे आमिर साहब ने कहा संभाले नहीं जाते जिनके आपने नाम लिए, इन्होंने ट्विटर पे, इन्होंने सोशल मीडिया पे सारा दिन गाली गलोच अपने मुखालफिन की, आपने कल्चर ही तबाह करके रख दिया ना सारा। तो ठीक है, फिर उसके बाद आपकी सारी परफॉर्मेंस टीवी पे नज़र आ रही थी, आपकी ट्विटर पे नज़र आ रही थी, अपने मुखालफिन की जो भी आप ऐसी तैसी कर सकते थे वो करते रहे। बाकी सब मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, कहाँ हारे नहीं जीते। मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए सबसे बड़ी डिफीट, और हम सब के लिए मैं समझूंगा कि वो है कि पेशावर के लोगों ने प्रेफर किया है कि नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब जो सपोर्ट करते रहे तालिबान को ओपनली, हमें वो चाहिए,
हमें यहाँ पे ANP भी नहीं चाहिए, हमें पीपल्स पार्टी भी नहीं चाहिए, हमें इमरान खान भी नहीं चाहिए। ये मेरा ख्याल है पूरे मुल्क के लिए ये होना चाहिए, इस पे लिए एक लम्हे फिक्र होना चाहिए कि 20-21 साल बाद वहीं पे जा खड़े हुए हैं। अब उस पर अगले उस सेगमेंट में आएंगे, आमिर साहब भी बात पहले करेंगे। यही सेम फार्मूला अब पंजाब में रिपीट करने जा रहे हैं कि TLP को आपने वहां तैयार किया हुआ है, यहाँ पे आपने इस तरह की फोर्सेस को आपने आगे प्रमोट किया है। आगे पंजाब में जो थोड़ा सा मतलब मॉडर्न एक था, ज्यादा थोड़ा सा मॉडरेट था, वहां भी आपने मजहबी पावर जो है ना, मजहबी लोगों को खड़ा कर दिया है जो अगले इलेक्शन में आपको टफ करेंगे। ठीक है, सवाल फिर वो ये कि पंजाब में क्या इसी तरह की सिचुएशन जो है वो रेप्लिकेट होगी और क्या कॉन्सिक्वेंसेज फर्दर इसके आएंगे PTI गवर्नमेंट के लिए? क्या चीजें इस वक्त करनी जरूरी है? क्योंकि जिस तरह से क्लास साहब कह रहे हैं कि एक लम्हा फिक्रिया है और लोगों के लिए हो ना हो, PTI के लिए जरूर है, क्योंकि PTI की सियासत अगर देखी जाए तो वो शुरू होती है KPK से, खुद कहते हैं। ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, पंजाब में क्या सिचुएशन बनेगी? और आपने जिस तरह से इशारा दे दिया कि अब यही कहा जा रहा है या सुनने में आ रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ होगी, लेकिन एक जो रिजेक्शन मैसिव आया है और अवाम का जो महंगाई का मसला है वो तो अपनी जगह पे है। वो आई थिंक जब प्रॉपर इलेक्शंस होंगे तो तब भी PTI को इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। क्वेश्चन घूम फिर के यही है कि ये क्या PTI हारी है या JUI जीती है, यही है। तो उसमें ये 2008 में क्लियर था कि MMA हारी है, 2013 में क्लियर था कि जनाब ANP हारी है, PTI नहीं जीती, ANP हारी है, जो इन्होंने कहा इजी लोड की वजह से। अक्सर ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इस दफ़ा शायद दोनों चीज़ें हैं। एक तो PTI डेफिनेटली हारी इसलिए कि आप देखें कई जगह पे, पेशावर में फॉर एग्ज़ाम्पल जो है फ़र्क आप देखें 12,000 का है। उसके बाद जो है मेयर के शहरों के बड़े इलेक्शन थे तो PTI जो है क्वार्ट के अंदर तीसरे नंबर पे आई है, दूसरे पे भी नहीं आई है, और 15 से 20 हज़ार का मार्जिन है। और इस तरह ही मर्दान में भी जो है तीसरे नंबर पे PTI आई है, दूसरे नंबर पे JUI है मर्दान में, और 25,000 का फ़र्क है जीतने वाले में और PTI के अंदर जो है ना, मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो मार्जिन, और फिर जो तहसीलों के चेयरमैन आप देखें तो वहाँ किसी जगह PTI चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, कई दफ़ा आखिरी नंबरों पे भी है। सो अक्सर जगह पे JUI जो है वो दूसरे नंबर पे जो जीती है, अगर ANP है या जमात इस्लामी है या PTI पे जहाँ जीती है, थोड़े मार्जिन के साथ JUI पीछे पीछे चल रही है। और ये बिल्कुल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ऑफ कोर्स महंगाई का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो बेस्ट गवर्नेंस का एक परसेप्शन बन जाती है ना। रोज़ हम सारे टीवी पे सही रोना रोते हैं कि यार मर गए, लुट गए, ये हमारे सारे ये कुलीग जो इस वक्त कैमरों के पीछे बैठे हैं, यार वक्त यही बेचारे, इनका भी मसला है, आपका हमारा भी थोड़ा सा मसला है, इनका हमारे से भी ज़्यादा मसला है। और गैस की बातें, वो फिर बिजली की बातें, और फिर मिस गवर्नेंस की बातें, थाना कचहरी का वो कल्चर है। तो हर लिहाज से जो है ना, ये बस ट्विटर और टीवी पे ही जो लड़ना है ना, ये इनके जो शेर बहादुर है, तो ये इनका नतीजा, ये सारी लिस्ट पढ़ दी हुई है। एक भी आप एक इलाके के वज़ीर इसलिए बनाते हैं ख़ास तौर पे कि जनाब उस इलाके को, वो इनका KP क्योंकि गढ़ था, तो अपने जितनी KP की पॉपुलेशन या नुमाइंदगी होनी चाहिए थे, उससे बहुत बढ़ के उनको फेडरल गवर्नमेंट में एडजस्ट किया गया है। उनके जितने फेडरल गवर्नमेंट में वज़रा बनाए गए हैं, उनका मेयर, मतलब स्पीकर उनका बना दिया गया है। 70% पख्तून भाई हैं हमारे। तो वो ये सारे जो है, ये जो है ना, ट्विटर के शेयर हैं, कागजी शेयर निकले हैं, टेलीविज़न सोशल मीडिया के शेयर हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस है। मगर ये आप देखिएगा, निकालना नहीं है किसी को। जिस तरह के बड़े बड़े ये स्कैंडल हुए चीनी के फलाना के, दिल बड़ा नरम है उनका। जहाँ पे तो आ जाती है अपोजिशन, आ जाती है, वहाँ उनसे ज़्यादा शफाक, और वो कोई सख्त आदमी नहीं है इमरान खान से, मैं माफ़ी नहीं दूंगा।
मैं इनको चोरों डाकों को नहीं छोड़ूंगा। अपने चोर डाकों के लिए बहुत नरम दिल है, अपने जो कमज़ोर या नालायक या जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया उनके लिए बहुत रहम है, उनको कुछ नहीं। ये बेचारा ये शहरयार जो है ना, दिल का तो अच्छा है ना, चलो परफॉर्मेंस का बुरा है, दिल का बड़ा अच्छा है, ये तस्बीह पे बड़ा वो फेरता रहता है। पहली बात तो ये है कि दूसरा JUI का ये क्लास साहब ने जिस उसमें कही है कि ये मजहबी पेशावर में आप देखें, ये पेशावर पीपल्स पार्टी का गढ़ होता था। तारीखी तौर पे देखें ना, ये शेरपाओ साहब जीतते थे, 70 से आता जा रहा था, या मुकाबला ANP में और पीपल्स पार्टी में रहता था। थोड़ी सी बीच में जो है जो वो मुफ्ती महमूद साहब, वो तो उससे पहले ना 70s के अंदर आए, मगर मुफ्ती महमूद साहब की जो है उस वक्त नैप थी, नैप अलायंस था ANP के साथ, वो हुआ। उसके बाद से फिर याद में शेरपाओ पीपल्स पार्टी ANP की लड़ाई होती थी, जो मुस्लिम लीग जो दो एक दफ़ा महताब अब्बासी या दो एक दफ़ा साबिर शाह की जो गवर्नमेंटें बनी, वो अपनी सीटें हज़ारा की सीटों से और कलिशनों से बनाते रहे हैं। तो ये जो है अभी रिसेंटली आप देखें ना, 2002 के इलेक्शंस बड़े डूबियस है पेशावर से, मगर फिर भी ज़्यादातर MP MNA जो थे वो ये प्रोग्रेसिव पार्टीज जो आपकी कहती हैं, पीपल्स पार्टी की, शेरपाओ की, ANP की, ये जीती थी। सो ये एक बहुत बड़ी एक तब्दीली है, और इसका अगर इम्पैक्ट जो है आप TLP के साथ पंजाब में अगर यही आप करने जा रहे हैं, और मैं लास्टली आपने ये वक्फा लेना, लास्टली कह दूँ कि अब जिस तरह ये OIC का इजलास के अंदर प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा जो है सारी दुनिया कह रही है कि औरतों को पढ़ाया जाए, और वह उन्होंने इस्लामी दर्स, और इवन ये इस्लामी बात भी नहीं है कि औरतों को तालीम से मना किया जाए, इन्होंने उनको भी पूरी दुनिया को भी समझाने की कोशिश की है। हम UN चार्टर पे हमने साइन किया हुआ है कि हम इक्वल राइट्स और औरतों को तालीम दिलवाएंगे, तो उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये बड़े वो एक दर्स, मजहबी दर्स और ये वाला दर्स जो है ना पूरी दुनिया के लोगों को दे रहे हैं। तो वही वाली बात है कि उसके असरात ये वहाँ पे भी आए हैं और आगे पंजाब में भी आ गए, तो फिर अल्लाह ही अल्लाह है। ठीक है, वक्फे का वक्त हो रहा है और वक्फे से वापस आके अहम मामला है जिस पर बात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने क्या कहा है उसके ऊपर बात करेंगे, क्यों कहा है और जो कहा है उसमें कितनी सदाकत है। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बड़ी अहम बातें की हैं और इस हुकूमत के हवाले से भी, अपने हवाले से भी उनसे कुछ बड़े राब्ते किए गए हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, जवाब भी उन्होंने बताए हैं। मैं जरदारी साहब की इस बात पे इसलिए यकीन कर रहा हूँ कि जरदारी साहब कभी इस तरह की व्हीलिंग डीलिंग को पब्लिक नहीं करते होते। मुझे याद है मैंने एक दफ़ा इनका ना 2003 की बात में न्यूज़ के लिए प्रोफाइल कर रहा था, तो मैंने इनका जाके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर से ना एक बड़ा तवील एक मैंने इंटरव्यू किया था और उसके बाद मेरी वो उसमें बुक कही थी, एक सियासत कई कहानी, तो मैंने इनका प्रोफाइल लिखा हुआ, तो मुझे इनका थोड़े से मिजाज का पता है। तो इनके साथ को 3-4 घंटे गुजारे थे, तो मैंने इनसे एक ना सवाल पूछा था यही वाला कि मैं कि जी कोई आजकल हुकूमत के साथ आपको, उस मुशर्रफ हुकूमत थी, कोई डील शील मिलना मिलाना ये वो फलां ठिकान, तो उन्होंने कहा बड़ा ना उनकी इंतहाई एक उनके मखसूस एक उस मुस्कुराहट में, उसको नाम नहीं देना चाहता, कि लेट्स कॉल इट ए चार्मिंग स्माइल। उनकी बड़ी चार्मिंग उनकी स्माइल होती है, तो उन्होंने मुझे स्माइल दी। तो मुझे कहते हैं कि आप मुझे बच्चा समझते हैं कि मैं आपको बता दूं मैं किन से मिल रहा हूं, किन से नहीं मिल रहा, मेरा क्या बातचीत हो रही है। कहते हैं मैंने अभी बड़ी लंबी पॉलिटिक्स करनी है, मैंने आपकी खबर बनाने के लिए अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है ना उसको कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, और अगर मैंने बता दिया तो मेरे पे ट्रस्ट कौन करेगा। ये उनकी बड़ी डीप बात थी। ये वहद लीडर थे जिन्होंने मुझे कोई बातें नहीं बताई थी, अदरवाइज जिससे भी बात हुई अक्सर लोगों ने अपने बहुत सारे सीक्रेट्स, जो पॉलिटिकल सीक्रेट्स नॉट पर्सनल साहब ज़ाहिर है, वो शेयर किए थे। तो जरदारी साहब ये माशाल्लाह पैदाइशी वो हम उसमें कहते सराइकी में कहते जमांदरू सियाने ने, राइट फ्राम बर्थ ही इज़ ए वाइज मैन। मतलब बाज़ लोग वो पैदाइश के साथ ही अक्ल लेकर आते हैं और बल्कि पूरे उसका महल्ले का हिस्सा लेके आते हैं अक्ल का। जरदारी साहब उनमें से हैं। अब अगर ये जरदारी साहब कह रहे हैं ना कि मुझसे रब्ते किए हैं और मुझे कहा गया है, तो कहा गया होगा। मैं कम अज़ कम आई एम रेडी टू बिलीव इन हिम कि वो ठीक कह रहे हैं। अब इनको क्या होगा, और आपको इनका याद आ गया एक जुमला जिस पे इनको बड़ी एक उसमें जनरल रहील साहब के दौर में बड़ी सजा भी मिली थी। इन्होंने कहा ईंट से ईंट बजा दूंगा, आप लोग 3 साल के लिए आते हैं, हमने हमेशा रहना होता है। ये बड़ी डीप बात थी पॉलिटिकली तौर पर कि वी विल स्टे हेयर, कि हमने रहना 3 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद हम आ जाएंगे। एक अच्छा पॉलिटिशियन वेट कर सकते हैं। वही कुछ हुआ है कि इमरान खान साहब लिप सर्विस तकरीरी मुकाबले में तो जीत गए हैं, वो ट्विटर पर भी जीत गए हैं,
वो टीवी शोज़ में भी माशाल्लाह उनके सारे के सारे जीत गए। लेकिन ये बड़े हार्ड कोर पुराने पॉलिटिशियन थे, इन्हें पता था कि इमरान खान साहब जो अपने रोमांस में हैं, अपने साथ मोहब्बत में है, नरगसियत पसंदी में है, इनसे डिलीवर नहीं होना। अब जिन लोगों ने इनसे राब्ते किए, राब्तों की क्या वजूहत हो सकती हैं? हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए मेन प्रॉब्लम क्या रह गए हैं? 2-3 ही थे। बस सिक्योरिटी रहती है साहब, ज़रा एक हमारी आर्मी का काम है, डिफेंस रिलेटेड चीज़ें हैं। इससे बड़ी जो सिक्योरिटी इस वक्त आपको थ्रेट है वो आपके एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है। मैं आज दोबारा कोट करूंगा हफीज़ पाशा साहब को, जिससे आपको क्लियर होगा कि नवाज़ लीग से क्यों खबरें आ रही हैं कि उनसे बातचीत की जाए, शहबाज को वापस लाया, जो इकानमी को आगे ठीक किया। इमरान खान साहब तो लड़ाई झगड़े से बाहर ही निकले, जैसे इन्होंने कहा ना वो चोर है, वो डाकू है, फलाना है, मैं किसी को नहीं छड़ूंगा। वो तो मौला जट स्टाइल उन्होंने देख लिया कि उसके बाद इकानमी तो बेहतर हुई नहीं है। इसकी वजह मेन ये है कि हफीज़ पाशा साहब ने इंकशाफ किया है, जिस पर पाकिस्तानी कौम को माशाल्लाह लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म है ना, वो खबर भी यहाँ से गुजर गई हमारे सर से कि ये 2018 में हम पाकिस्तान आर्मी का जो बजट होता था, या हफीज़ पाशा साहब को मैं कह रहा हूँ, वो लोकल आपके रिसोर्स पाकिस्तान के इनकम से टैक्सेस से पूरा होता था, जितना भी बजट होता था। अब वो कहते हैं 3 साल बाद ये 45% लोकल है, हमारे टैक्सेस से पैसे पूरे हो रहे हैं, और 55 हम बैरून मुल्क से कर्जे लेके तनख्वाहें दे रहे हैं। और जिस मुल्क का डिफेंस जो है 100% की बजाय आपको 55% बारोइंग पे चल रहा हो, और तनख्वाहें भी आप उसमें मांग के अपने उनको दे रहे हो, अपने लोगों को दे रहे हो, उसके बाद उस मुल्क के एस्टेब्लिशमेंट को क्या सोचना है? वो तो पैनिक होगा, वो तो पैनिक होंगे कि भाई साहब ये अगर अभी ये हाल है तो आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। डॉलर का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, फॉर ए चेंज लोगों को लगा मैं आज उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन देयर इज अ मेथड इन दिस मैडनेस कि जरदारी साहब के दौर में 2000 उनके तमाम उन पर इल्जाम करप्शन स्कैंडल के बावजूद ये 26 अरब डॉलर तक लेके गए थे एक्सपोर्ट। उस वक्त डॉलर 90 रुपये 95 रुपये था, और ये तो 180 तक लेके हैं, और आपके एक्सपोर्ट अभी आपकी 25-26 से ऊपर नहीं बढ़ रही। तो डॉलर के बढ़ने का कोई एक्सपोर्ट से ताल्लुक नहीं है, साबित हो गया आपका। 2-3% आपने बढ़ा भी ली तो कितना आपने इंपोर्ट बिल बढ़ा लिया, कितनी आपने महंगाई कर ली, आपने कितनी चीज़ एक्सपेंसेस कर ली। इनसे पूछा जाना चाहिए था कि भाई साहब उन्होंने 90 रुपए के साथ वो आके 26 अरब डॉलर कर लिए उन्होंने एक्सपोर्ट, आपने 180 डॉलर करने के साथ आपके एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ी। सो वो जो है ना, जिनकी तनख्वाहें पूरी नहीं हो रही, ठीक है, जिनको कर्जे लेने पड़ गए, उनको जेन्युइनली वरीड हैं वो इस वक्त कि भाई साहब ये खुदा न खासे इस मुल्क के साथ क्या होगा कि अगर आपने तनख्वाहें लेने के लिए भी आपने कर्जे लेने हैं तो फिर अल्लाह जाने। फिर आसिफ अली जरदारी पे बात आ गई तो अब इससे समझ लें कि मामला कितना सख्त हो गया है। ठीक है, मामला सख्त हो गया, मोस्ट लाइकली इस किस्म की बात हो भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।